हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा कोलाइड। यहाँ देखें कोलाइड से और इसमें हम लोग कोलाइड समझेंगे और साथ में कोलाइड का वर्गीकरण है। ठीक, तो देखें सबसे पहले ये कोलाइड कहते किसे हैं। तो कोलाइड शब्द जो है ये ग्रीक शब्द कोला कोला से ये बना है और इसका अर्थ होता है गोंद के समान, यानी कि ग्लू लाइक। तो याद रखने वाली बात है कि कोलाइड का जो ये ग्रीक शब्द, ध्यान देना यहाँ लैटिन शब्द नहीं, ग्रीक शब्द कोला है और इसका अर्थ होता है गोंद के समान। अतः इसे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चर्म पत्र से आसानी से विसरित नहीं हो सकते एवं इनके विसरण की दर बहुत मंद होती है, तो उसी को हम कोलाइड कहते हैं। जैसे अभी हमारे पास अगर चर्म पत्र है, अब हम वहाँ से स्टार्च या जिलेटिन या गोंद को हम क्या करना चाहें कि उससे छानना चाहें चर्म पत्र से, तो वो नहीं छनेगा। या फिर देखें और भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये सिलिसिक अम्ल हुआ या हीमोग्लोबिन हुआ, तो ये सब आपके कोलाइड के ही एग्जाम्पल हैं। अब इनको अगर हम लोग चर्म पत्र से आसानी से विसरित करना चाहेंगे तो ये नहीं होंगे, नहीं छनेंगे। ठीक, तो ये बातें हैं। आगे देखें जरा, यहाँ की उपरोक्त वर्गीकरण अमान्य कर दिया गया क्योंकि कोलाइड किसी विशेष पदार्थ के लिए उपयोगी नहीं है, वरन कोलाइड ठोस, द्रव या गैस के समान पदार्थ की विशेष अवस्था है। अतः किसी भी पदार्थ को कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है। तो ये भी बातें जानते रहिए कि ये परिभाषा है ये अमान्य कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि आप जान रहे हैं कोलाइड जो है वो ठोस, द्रव और गैस में भी, बस दोनों गैस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कोलाइडी अवस्था कण के आधार पर, ये उसका कण कितना छोटा है बड़ा है उसके आधार पर ये इसका वर्गीकरण किया गया है। यह वास्तविक विलयन तथा निलंबन के मध्य की अवस्था है। जैसे यहाँ देखें आप, क्लियर हो जाएगा ये। तो यहीं से आप कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें जो उनके विलेय के कण होते हैं, विलेय के कण, उनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, जिसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये, जिसे आप परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे आप कहते हैं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है उसी को आप विलेय कह सकते हैं। विलेय के समान ही उसे मान सकते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था या फिर विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन। तो ये आधुनिक परिभाषा यही दी जाती है। ये पुरानी परिभाषाएं जो हैं उसको अमान्य कर दिया गया। और जो देखें निलंबन तो जान रहे हैं, जैसे अभी जल में चाक पाउडर घोल दें तो बड़े बड़े कण होते हैं उसके विलेय के, वो तो कुछ समय बाद नीचे भी बैठ जाते हैं। देखें इनका आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, तो उसे आप निलंबन कह देते हैं। और अगर देखिए वास्तविक क्या है, जैसे अभी हम लोग शर्करा लें, शुगर लें, चीनी जल में घोलें तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, दिखता नहीं। तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे कण उसके होते हैं, इसलिए नहीं दिखते, तो उसे हम वास्तविक विलयन कहेंगे। ठीक, ये तो परिभाषा आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इसमें। तो कण का आकार ऑलरेडी आप समझ ही रहे हैं। और दूसरी बात ये भी देखें कि कोलाइडी विलयन जानते रहिए कि ये विषमांगी होता है ना। निलंबन तो सबको मालूम है कि विषमांगी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन भी विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक,
वास्तविक विलयन जैसे चीनी पानी घोल दिए तो वो तो वास्तविक विलयन होगा और वो समांगी होगा। ठीक, ये बातें हैं। और इसमें अब टिंडल इफेक्ट ये सब आगे पढ़ेंगे। हम लोगों को वर्गीकरण देखना है। यहाँ से देखें, वर्गीकरण जो है ये कोलाइड, देखें कोलाइड का वर्गीकरण है। यहाँ से देखें कोलाइड का वर्गीकरण ये देखना था। तो देखिए इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पहले दिया है और उसके बाद परिक्षिप्त प्रावस्था है ना। इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले ये जानना है, जैसे माध्यम और प्रावस्था, ये देखें, यही डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज्ड फेज। माध्यम आपको याद रखना है ज़्यादा वाला जो मान है वही है। मतलब जैसे ज़्यादा कहने का मतलब ये है, जैसे अभी आप हम क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो पहले जल लेते हैं, जल अधिक मात्रा में रहता है ना। ये मान लीजिए जल है, जल अधिक मात्रा में है तो यही इसी को आप परिक्षेपण माध्यम समझ के चलें। मतलब क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा है अर्थात तो उसी को तो आप क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक उसी को कहते हैं। तो ये विलायक का काम करेगा कौन, माध्यम। जानते रहिए विलायक का काम, यानी परिक्षेपण माध्यम जो है वो विलायक के जैसा। और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है इसमें अभी कुछ आप मिला है, मान लीजिए विलयन बना रहे हैं तो यहाँ आप शुगर, शर्करा आप मिलाएंगे, शर्करा, तो इसकी मात्रा कम होती है तो यही परिक्षिप्त प्रावस्था आप मान के चलिए। ठीक है, कम क्वांटिटी है, कम मात्रा है तो वह परिक्षिप्त प्रावस्था है। और माध्यम जो है, माध्यम अधिक क्वांटिटी है अर्थात वही क्या है, विलायक है। तो ये तो शर्करा और जल, इसका जो विलयन होगा वो वास्तविक होगा, ध्यान देना ये वास्तविक है न कि कोलाइड है। तो ये केवल समझना है यहाँ से कि जैसे ये समझना है कि ये जो परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम, इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा अधिक है किससे, परिक्षिप्त प्रावस्था से, परिक्षिप्त प्रावस्था से अधिक है। और जो जिसकी क्वांटिटी अधिक होगा वह क्या होगा, विलायक जैसा है ना, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वह विलेय जैसा। तो ये मान के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें तो इस आधार पर इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। होना चाहिए तो 9, लेकिन 8 क्यों, 8 ही क्यों, क्योंकि देखें, क्योंकि जैसे यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ जैसे मिलेगा आपको ठोस का, जैसे ठोस है, सॉलिड है, ठोस के साथ 3 मिलाएंगे हो जाएगा। जैसे ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस, ठोस का द्रव और ठोस का गैस। ठीक, ये 3 हो गया ऐसे। अब आपका अगर जैसे द्रव है, लिक्विड है, द्रव है, इसके साथ भी ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर गैस है, ज़रा देखें, गैस है, गैस के साथ आप सॉलिड लिक्विड तो मिला लेंगे, लेकिन गैस के साथ गैस वाला जो है यही एक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि गैस का गैस मिलाने से वास्तविक बन जाता है ना, वास्तविक विलयन बनना शुरू हो जाता है। जबकि होना कैसा चाहिए, कोलाइड होना चाहिए विषमांगी, है ना, समांगी यहाँ बनने लगता है गैस का गैस में। इसलिए ये 8 ही प्रकार के होते हैं, आपको देखें यहाँ समझ में आएगा। अब देखिए परिक्षेपण माध्यम, ये परिक्षेपण माध्यम और ये प्रावस्था, ये ध्यान दीजिए कि माध्यम अधिक है, यानी कि गैस अधिक है, गैस अधिक है और द्रव की मात्रा कम है। गैस में द्रव कह सकते हैं, द्रव में गैस नहीं,
यहाँ क्या कहेंगे, गैस में द्रव, गैस में द्रव, ध्यान देना यही अधिक है, इसलिए गैस में द्रव, द्रव में गैस नहीं कह सकते, ठीक है। और जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है उसी देखें, जैसे इसकी क्वांटिटी अधिक है ना, गैस अधिक है, तो उसी हिसाब से अब आपको एग्जाम्पल भी सेट करना होगा। जैसे आप देखें यहाँ कोहरा है, कोहरा एग्जाम्पल क्यों इसमें हमने लिया है ना, क्यों दिया गया है, तो देखें कोहरे में क्या होता है कि एयर तो बहुत है ना, पूरा एटमॉस्फेयर में एयर बहुत है। अब उसी में जल की बूंदें देखें कोहरे में आ जाती हैं, जल की बूंदें, अब एयर ज़्यादा है, जल की बूंदें कम है ना, वायु हवा जिसे कह रहे हैं वह अधिक है, जल की बूंदें कम हैं, तो उसी में कहते हैं गैस में द्रव, गैस में द्रव आ रहा है, कोहरा यानी कि पड़ रहा है। ऐसे बादल का भी एग्जाम्पल है, गैस ज़्यादा है उसमें कम ही है द्रव। धुंध है, धुंध भी आप देखते हैं तो एयर बहुत है, धुंध छा जाता है कभी कभी, आप देखते हैं। या और एग्जाम्पल जैसे महीन तरीके से किया गया कीटाणुनाशक का छिड़काव, है ना, महीन तरीके से, मतलब कीटाणुनाशक छिड़काव आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि एयर तो अधिक है, द्रव उसमें कम रहता है, तो उसका भी वही छिड़काव कर देते हैं। तो आप कोहरा और ये याद रखे रहें। दूसरा देखिए इसमें, इसी को अच्छा कहते हैं ये द्रवों का एरोसॉल, इसे क्या कहेंगे, द्रवों का एरोसॉल तो है ही पूरा, है ना, पूरा क्या है, एरोसॉल है, लेकिन किसका, द्रवों का। क्यों क्यों द्रव का, क्योंकि गैस ज़्यादा है, द्रव उसमें कम है, गैस ज़्यादा है, द्रव क्या है, कम है। अब दूसरा एग्जांपल देखें, गैस में ठोस, गैस में ठोस, ठोस में गैस नहीं कहना है, गैस में ठोस, क्योंकि माध्यम जो है वही ज़्यादा है, तो गैस में ठोस। अब गैस देखें बहुत ज़्यादा, जैसे धुआं है तो उसमें बहुत ज़्यादा गैस है, उसमें कुछ पार्टिकल देखते हैं कार्बन के होते हैं धुएं में, है ना, तभी तो पूरा जैसे कहीं अगर आप अंगीठी जला रहे हैं तो पूरा मकान ही वहाँ पूरा ब्लैक ब्लैक होने लगता है। ऐसे ज्वालामुखी की धूल जो आप देखते हैं, गैसें उसमें बहुत सी हैं, उसमें कुछ धूल मिट्टी ये सॉलिड भाग भी ऐड होते हैं, तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं गैस में ठोस, यानी ठोसों का एरोसॉल इसे कहेंगे। ये ठोस, ये तो एरोसॉल है ही, लेकिन इसमें ठोस मिले हैं तो ठोसों का एरोसॉल। इसी तरीके से देखें द्रव में गैस, द्रव में गैस, इस बार द्रव में गैस को घोलें तो जैसे जल रहे और उसमें कुछ गैस, ये जैसे साबुन का झाग, साबुन का झाग उसमें आप देखें, है ना, तो होगा क्या कि झाग यानी वही वाइट वाइट जो है साबुन लगाने के बाद, या फिर देखते हैं आप, ठीक वही है। तो साबुन का झाग, उसमें द्रव ज़्यादा रहता है ना, गैस कम रहती है। सोडा वाटर या विप्ड क्रीम वैसे जो देखते हैं, जो जैसे ये क्रीम आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द्रव ज़्यादा रहे और उसमें गैस, है ना, गैसें उसमें रहे, जैसे आप देखते हैं तमाम आइसक्रीम उस तरीके से एग्जांपल आप दे सकते हैं। आगे देखें द्रव, अब देखिए ये द्रव जो है, अभी तो हम लोगों ने गैस का ख़त्म किया, गैस का हम लोगों ने लिया, है ना, तो ये देखिए गैस, गैस है ना, गैस हमने लिया, एक गैस का गैस में नहीं हो सकता, ये ध्यान देना, गैस का गैस में नहीं, क्योंकि वो तो समांगी बन जाएगा, वास्तविक विलयन, बस ये दो ही। अब इसके बाद देखें ये द्रव के आपके मिलेंगे, यहाँ द्रव के साथ ठोस मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे, फिर गैस मिलाएंगे, तीन ये बन जाएंगे। तो अभी अगर आप द्रव में गैस मिलाएं तो क्या होगा, वो झाग बनेगा, ठीक। द्रव की मात्रा क्या करना है, ज़्यादा लेना है। ये तो अभी
गैस उसमें मिलाए थे। तो देखिए, तो अभी एग्जाम्पल हम लोग देख ही लिए थे, द्रव में गैस मिला। अब द्रव में जब हम लोग ये द्रव मिलाएंगे, द्रव में ही द्रव मिलाएं, तो देखें दूध इन्हें पायस कहते हैं, ये भी याद रखना है। और पायसीकृत तेल भी इसका एग्जाम्पल है। ये एक द्रव ज़्यादा रहेगा, है ना, एक द्रव कम रहे। तो अब आपका एग्जाम्पल इसमें दूध आ जाएगा। जैसे देखें, दवाइयाँ भी इसमें आ जाती हैं। और देखें नेक्स्ट, दूध याद रखे रहें, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पायस का, है ना, पूछता भी है। द्रव जरा देखें, द्रव में ये ठोस मिलाना है, द्रव में ठोस, ठोस में द्रव नहीं, द्रव में ठोस। द्रव की मात्रा ज़्यादा रहे और ठोस की मात्रा कम रहे। जैसे देखें, द्रव की मात्रा ज़्यादा, ठोस की मात्रा उसमें कम, पेंट हुआ, जल में स्टार्च हुआ, है ना। जैसे आप देखें, प्रोटीन है, गोल्ड साल है, स्याही, ठीक, स्याही आप देखें द्रव वहाँ ज़्यादा होता है, उसमें कम मात्रा में स्याही रहता है। इंक, आर्सेनिक सल्फाइड साल, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। पेंट याद रखे ना, देखिए उसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा और ठोस जो है उसमें कम रहता है, तो इसे सॉल कहते हैं। अब ज़रा देखिए, ठोस की ये 3 एग्जाम्पल आपके बनेंगे। इसमें ये सब ज़्यादा हैं, ठोस ज़्यादा रहे, गैस कम। जैसे आप देखें, इसमें एक स्टायरीन रबर आता है, स्टायरीन रबर, उसमें सॉलिड जो है वो ज़्यादा है, उसमें गैसें बहुत कम है, तो इसे ठोस फोम कहते हैं, है ना। जैसे आपका स्टायरीन रबर, फोम रबर है, ठोस उसमें ज़्यादा है, गैसें कम मात्रा में रहें उसमें। और एक दिया ये प्यूमिस स्टोन देखें, जिसे आप कुरीन पत्थर भी एक होता है ना, प्यूमिस स्टोन। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये ठोस अधिक है, गैस की मात्रा कम। तो ये इसमें एग्जाम्पल रहेगा, ठोस फॉर्म आप जान रहे हैं, एग्जाम्पल याद रखे रहें, प्यूमिस स्टोन और ये फोम रबर, स्टायरीन रबर। अब देखिए, ठोस अधिक रहे, ठोस की मात्रा ज़्यादा रहे और उसमें द्रव मिला। अब ठोस की मात्रा ज़्यादा रहे, जैसे आप पनीर एग्जाम्पल ले सकते हैं। पनीर देखें, यहाँ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसमें क्या, पनीर में क्या है, ठोस की मात्रा जो है वो है ज़्यादा। अब उसी में द्रव देखें, पनीर जो सॉलिड भाग है उसके अंदर मिक्स होते हैं, तो इसे जेल कह सकते हैं, जेल, यानी बूट पॉलिश भी इसका एग्जाम्पल होगा, मक्खन भी होगा, जेली भी होगी, पनीर भी होगा, दही भी होगा। ये सब देखें, उसमें ठोस ज़्यादा रहता है, ठोस ज़्यादा रहेगा, उसमें द्रव कम रहेगा। चाहे वो दही ही देख लें, पनीर ही देखें, ठोस ज़्यादा रहता है, उसमें जल की मात्रा रहती है कुछ, है ना। और जेली भी ऐसे, सॉलिड भाग अधिक है, लिक्विड भाग कम रहे। ऐसे ही देखें, बूट पॉलिश भी आप देखते होंगे। अगला देखें एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं 8वां, ठोस में ठोस, एक ठोस ज़्यादा, दूसरा ठोस कम, एक ठोस ज़्यादा रहे और दूसरा ठोस कम। तो इसका एग्जाम्पल आप पीतल ही ले सकते हैं, मिश्र धातु यहाँ लिखा है ना, पीतल आप देखते हैं, पीतल ही दिखा सकते हैं। अब जैसे कापर देखते हैं, ज़्यादा होता है और जिंक की मात्रा इसमें कम होती है। जैसे अभी कहा जाता है कि ये लगभग 70% रहता है ये कापर, और लगभग 30% रहता है कौन, जिंक। तो अब हुआ क्या, इसमें एक की मात्रा ज़्यादा है, जैसे Cu की क्वांटिटी अधिक है और वहाँ जिंक की क्या है, कम है। तो मिश्र धातुएं में आप देख ही रहे हैं, जैसे एक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, दूसरे की क्या हो जाए, कम। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हो जाएगा ये, ठीक। अब आगे देखें, जैसे इसमें एक रूबी कांच आता है, रूबी कांच, उसमें भी एक ठोस ज़्यादा होता है, दूसरा ठोस कम होता है। तो ठोस आपस में
अगर आप मिश्रित करके कोई आप कोलाइड बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी जानते रहिए। तो इस तरीके से आपका ये प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अनुसार आपने देखा कि ये 8 प्रकार के ये कोलाइड जो हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे देखेंगे ये प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर, इनकी क्रिया के आधार पर, अभी किसके आधार पर देखे हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने इनका भौतिक अवस्था, इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोगों ने यहाँ देखा। ठीक, और ये जो है ये देखेंगे उनकी आपस में अन्योन्य क्रिया के आधार पर। ठीक, अब देखिए इन अन्योन्य क्रिया के आधार पर 2 प्रकार से इन्हें बांटा गया कोलाइड को। एक द्रव स्नेही होता है और एक द्रव विरोधी। द्रव स्नेही मतलब ऐसे कोलाइडी विलयन जो जल से क्या करते हैं, उस जल के साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, मतलब स्नेह करते हैं, तो द्रव स्नेही। और जो जल का विरोध करते हैं, जल में मिलाने पर न मिले न घुले, तो उसे द्रव विरोधी कहते हैं। अब देखिए ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था की प्रक्षेपण माध्यम के प्रति प्रबल बंधुता होती है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही मतलब जो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन दिखाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड। और ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण एवं प्रक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती, कोई अट्रैक्शन न हो, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट न करें, तो उन्हीं को हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये आपको समझना है कि किस तरीके से क्या अंतर को लेकर के समझेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखें यहाँ ये द्रव स्नेही और ये द्रव विरोधी पायसीकृत। अब इनमें पृष्ठ तनाव का अगर अंतर यानी हम चेक करना चाहें, तो द्रव स्नेही में जो द्रव स्नेही, ध्यान दीजिए, जो माध्यम की अपेक्षा कम इसका पृष्ठ तनाव होता है, माध्यम की अपेक्षा कम होगा पृष्ठ तनाव किसका, द्रव स्नेही का। ठीक, द्रव विरोधी का माध्यम के एकदम बराबर ही रहेगा। जितना पृष्ठ तनाव द्रव विरोधी का रहेगा, ठीक उतना ही रहेगा किसका, माध्यम का भी रहेगा। यानी माध्यम जो है एकदम उसी के इक्वल रहेगा। माध्यम क्या है आप जान रहे हैं, जैसे प्रक्षेपण माध्यम, ठीक, प्रक्षेपण माध्यम, और एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, तो जब दोनों का क्या हो जाए, दोनों का पृष्ठ तनाव समान हो जाए, यानी माध्यम के समान हो जाए ही, जितना माध्यम का था उतना ही प्रक्षिप्त प्रावस्था का भी हो जाए, तब पृष्ठ तनाव अगर बराबर हो गया माध्यम के, तब तो हम कहेंगे कि वो द्रव विरोधी हो गया। और द्रव स्नेही कब है, द्रव स्नेही तब है जब माध्यम की अपेक्षा कम हो, किसका कम हो, ये जिसे आप प्रावस्था कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था का, प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, तो याद रखे रहे, विलेय के समान जो होगा, विलेय का पृष्ठ तनाव जो विलेय के समान होगा, यानी कम मात्रा जिसकी होगी, उसका पृष्ठ तनाव माध्यम की तुलना में कम है, तब वो द्रव स्नेही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। और इसमें देखें काफ़ी ये डिफरेंस दिए हैं, अंतर हैं, तो इन्हें आप चेक कर सकते हैं। श्यानता जो होगी द्रव स्नेही की, वो माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी, जबकि माध्यम के समान ही होगी किसकी, द्रव विरोधी की। उत्क्रमणीयता जो होगी वो, ये तो उत्क्रमणीय होंगे, मतलब दोनों दिशा में
ये इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ये तो देखें जैसे इसमें क्या होता है, द्रव स्नेही में ये दोनों साइड आवागमन हो सकता है, मतलब ये एक दूसरे से अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फिर एक दूसरे को वो रिलीज भी कर सकते हैं, मतलब उत्क्रमणीय आप कह सकते हैं, दोनों दिशा में हो सकता है, लेकिन ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक ही दिशा में ये होते हैं। ठीक, अस्थायित्व तो आप देखेंगे द्रव स्नेही का अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि उसमें क्या है एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं, लेकिन ये इनका कोई इफेक्ट नहीं रहता, इसलिए कम अस्थायी है। दृश्यता, अति सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देख सकते इनको, क्योंकि एक दूसरे से आपस में क्रिया कर लेते हैं द्रव स्नेही। अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्रिया नहीं करते, ये न्यूट्रल रहते हैं। और अभिगमन जरा देखें, अभिगमन इनके कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी भी दिशा में अभिगमन दर्शाते हैं, मतलब ये एक अभिगमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो ये गमन करते हैं, अभिगमन करते हैं, या किसी भी दिशा में अभिगमन नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें आवेश नहीं होता है। ठीक, किसमें आवेश नहीं होता, तो आप कहेंगे द्रव स्नेही में। देखें यहाँ द्रव स्नेही में, यहाँ ये अब जरा समझें फिर से अभिगमन की बात। देखिए इनके कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अगर होगी तब ये किसी भी दिशा में अभिगमन दर्शाते हैं, मतलब दर्शा भी सकते हैं, या किसी भी दिशा में अभिगमन नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि इनमें आवेश नहीं होता। आवेश नहीं होता तो ये अभिगमन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ये कैथोड या एनोड की दिशा में अभिगमन दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें आवेश होता है, इनमें आवेश होता है ना, इसलिए ये क्या करते हैं कि कैथोड या एनोड किसी भी तरफ ये गमन करते हैं। ठीक, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी भी दिशा में अभिगमन दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र, ध्यान देना। और ये विद्युत क्षेत्र में कैथोड या एनोड की दिशा में, और ये क्या किसी भी दिशा में, कोई ज़रूरी नहीं विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि कैथोड एनोड हो, किसी भी दिशा में गमन करते हैं, गमन कर भी सकते हैं, यहाँ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कैथोड या एनोड की तरफ फिक्स है, या तो कैथोड या एनोड, इन्हीं दोनों की तरफ ही करते हैं। विद्युत अपघट्य की क्रिया देखें, विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर बहुत कम प्रभाव इन पर पड़ता है, और ये क्या होते हैं, ये स्कंदन इसमें हो जाता है, मतलब कोआगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, आप कह सकते हैं स्कंदन हो जाता है द्रव विरोधी में। विद्युत अपघट्य की क्रिया का ये असर है, ध्यान दें। जल योजन, ये विस्तृत जल योजन पाया जाता है इसमें, जबकि जल योजन इसमें नहीं पाया जाता। अब एग्जाम्पल द्रव स्नेही द्रव विरोधी के आप देखें जरा, गोंद है द्रव स्नेही, जिलेटिन द्रव स्नेही, स्टार्च द्रव स्नेही, प्रोटीन द्रव स्नेही, रबर हुआ इत्यादि और भी एग्जाम्पल हैं, ये सब द्रव स्नेही। अब जरा देखिए द्रव विरोधी क्या है, मतलब जो द्रव में नहीं घुलते। धातुएं जैसे Ag ये नहीं घुलेगा, Au नहीं घुलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, और ये देखें यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड हुआ, ये जैसे हाइड्रोक्साइड धातु सल्फाइड हुआ, ये आर्सेनिक सल्फाइड आदि, ये सब द्रव विरोधी कोलाइड हैं। ठीक, द्रव विरोधी। अब ये देखें जैसे आपको यहाँ आगे जो है और भी वर्गीकरण अभी बचे हुए हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड, ये सब इनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, और इसके बाद मिसेल और आ जाएगा, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।